जय हिंद इंडिया। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में अगर दो देशों के बीच युद्ध छिड़ जाए, अगर किसी देश पर परमाणु हमला होने का खतरा हो, अगर किसी आतंकवादी संगठन पर पूरी दुनिया को कार्रवाई करने की हो, तो आखिर फैसला कौन करता है? क्या कोई ऐसी संस्था है जिसकी एक बैठक से पूरी दुनिया की राजनीति बदल सकती है? और सबसे बड़ा सवाल, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देशों में से एक, सबसे बड़ा लोकतंत्र और तेजी से उभरती महाशक्ति भारत आज भी उस संस्था का स्थायी सदस्य क्यों नहीं बन पाया? क्या इसकी वजह सिर्फ नियम है या इसके पीछे दुनिया की बड़ी ताकतों की राजनीति छिपी है? आज की वीडियो में हम जानेंगे कि यूएनएससी क्या है, यह कैसे बना, इसके 5 स्थायी सदस्य इतने शक्तिशाली क्यों हैं, वीटो पावर आखिर क्या होती है, भारत को अब तक स्थायी सदस्यता क्यों नहीं मिली और कौन कौन से देश भारत का समर्थन करते हैं, कौन विरोध करता है और अगर भारत को यह सीट मिल जाती है तो दुनिया की राजनीति किस तरह बदल सकती है? तो जानते हैं। देखो, स्टार्टिंग से साल 1945 दुनिया अभी इतिहास के सबसे भयानक युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध से निकली थी। करीब 7 से 8 करोड़ लोगों की जान जा चुकी थी। यूरोप के बड़े शहर खंडर बन चुके थे। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिर चुका था। तब दुनिया के नेताओं ने महसूस किया कि अगर भविष्य में ऐसा युद्ध फिर हुआ तो शायद मानव सभ्यता ही समाप्त हो जाए। इस सोच से एक नए अंतर्राष्ट्रीय संगठन का जन्म हुआ, संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशन। इसका उद्देश्य था कि दुनिया के देश बातचीत से विवाद सुलझाएं, युद्ध को रोका जाए और वैश्विक शांति बनाए रखी जाए। लेकिन जल्द ही यह महसूस हुआ कि सिर्फ चर्चा करने से काम नहीं चलेगा, एक ऐसी संस्था भी चाहिए जो संकट की स्थिति में तुरंत निर्णय ले सके। यहीं से जन्म हुआ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी यूएनएससी का। अगर संयुक्त राष्ट्र को एक देश मान लिया जाए तो यूएनएससी उसकी सबसे शक्तिशाली कैबिनेट है। यही वह परिषद है जो तय करती है कि किसी देश पर प्रतिबंध लगाया जाए या नहीं, कहाँ शांति सेना भेजी जाए, किस आतंकवादी संगठन पर कार्रवाई हो और अन्य सैन्य हस्तक्षेप की अनुमति दी जाए। दुनिया में कोई भी बड़ा सुरक्षा संकट हो, उसकी चर्चा सबसे पहले यही होती है। इसी वजह से इसे संयुक्त राष्ट्र का सबसे प्रभावशाली अंग माना जाता है। यूएनएसए में कुल 15 सदस्य होते हैं। इनमें से 10 सदस्य 2 साल के लिए चुने जाते हैं, लेकिन 5 सदस्य ऐसे होते हैं जो हमेशा के लिए स्थायी हैं, अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम। इन 5 देशों को परमानेंट 5 या P5 कहा जाता है। सबसे खास बात यह है कि इन 5 के पास वीटो पावर है। अब लेकिन वीटो पावर क्या होती है? मान लीजिए यूएनएससी में किसी देश पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव आता है। 15 में से 14 सदस्य इसके पक्ष में वोट देते हैं, लेकिन अगर 5 स्थायी सदस्यों में से सिर्फ एक भी देश नो कह दे तो पूरा प्रस्ताव तुरंत रद्द हो जाता है। यानी 14 देशों की राय भी उस एक वीटो के सामने बेअसर हो जाती है। यही वजह है कि वीटो पावर को दुनिया की सबसे शक्तिशाली राजनीतिक ताकतों में से एक माना जाता है। अब सवाल उठता है, आखिर यह अधिकार सिर्फ उन्हीं 5 देशों को क्यों मिला और भारत जैसे बड़े देश को क्यों नहीं? यह कहानी अब और दिलचस्प होने वाली है। देखो, अब सबसे बड़ा सवाल, अगर आखिर अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन की स्थायी सदस्य क्यों बने, इसका जवाब हमें 1945 में मिलता है। जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तब इन देशों ने नाजी जर्मनी और उसके सहयोगियों को हराने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी। उस समय उन्होंने दुनिया की सबसे शक्तिशाली सैन्य और राजनीतिक ताकतें माना जाता था। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के समय इन देशों ने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें विशेष अधिकार नहीं दिए गए तो वे इस नई संस्था का हिस्सा नहीं बनेंगे। उस समय दुनिया को उनकी जरूरत थी, इसलिए उन्होंने स्थायी सदस्य और वीटो पावर दे दी गई। लेकिन समस्या यह है कि 1945 की दुनिया और 2026 की दुनिया में बहुत बड़ा अंतर आ चुका है। तब कई देश आजाद भी नहीं हुए थे, भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था, अफ्रीका के अधिकांश देश उपनिवेश थे। आज दुनिया पूरी तरह बदल चुकी है, लेकिन यूएनएससी की संरचना लगभग वैसी ही बनी गई है। यही कारण है कि कई देश इसे पुराना और असंतुलित मानते हैं। कई लोगों को लगता है कि भारत कभी यूएनएससी का हिस्सा नहीं रहा, लेकिन यह पूरी तरह सच नहीं है। भारत कई बार यूएनएससी का अस्थायी सदस्य चुना जा चुका है। अस्थायी सदस्य बनने का मतलब है कि भारत 2 वर्षों तक बैठकों में हिस्सा ले सकता है, अपनी राय रख सकता है और मतदान कर सकता है, लेकिन भारत के पास वीटो पावर नहीं होती है। यानी अंतिम निर्णय पर उसका वही प्रभाव नहीं होता जो 5 स्थायी सदस्यों का होता है। भारत ने हर कार्यकाल में आतंकवाद, शांति स्थापना, समुद्री सुरक्षा, विकासशील देशों के मुद्दों को मजबूती से उठाया है। यही कारण है कि आज भारत स्थायी सदस्यता की सबसे मजबूत दावेदारी रखने वाले देशों में गिना जाता है। भारत का तर्क बहुत स्पष्ट है। पहला, भारत दुनिया का सबसे बड़ा
हाँ, मैं रिपीट करता हूँ कि भारत का तर्क बहुत स्पष्ट है। पहला, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। दूसरा, भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देशों में से शामिल है। तीसरा, भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में से एक है। चौथा, संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में भारत दशकों से बड़ा योगदान देता रहा है। हजारों भारतीय सैनिक दुनिया के अलग अलग देशों में शांति मिशनों का हिस्सा बन चुके हैं। पांचवा, आज भारत अंतरिक्ष, परमाणु तकनीक, डिजिटल अर्थव्यवस्था और रक्षा क्षमता के क्षेत्र में वैश्विक शक्ति बन चुका है। भारत का कहना है कि अगर दुनिया बदल चुकी है तो यूएनएसए भी बदलना चाहिए। भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन कई बड़े देश करते हैं। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, इन सभी ने अलग अलग अवसरों पर भारत की दावेदारी का समर्थन किया है। इसके अलावा जापान, जर्मनी, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और कई अफ्रीकी तथा लैटिन अमेरिका देश भी चाहते हैं कि यूएनएसए में सुधार हो। भारत, जापान, जर्मनी और ब्राजील मिलकर एक समूह बनाते हैं जिसे G4 कहा जाता है। इन चारों देशों की मांग है कि यूएनएसए में एक स्थायी सदस्यों को शामिल किया जाए, लेकिन समर्थन होना और सदस्य बन जाना दोनों अलग अलग बातें हैं, क्योंकि रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट अभी भी मौजूद है और वह है वीटो पावर की राजनीति। वीटो पावर की राजनीति। जब भी भारत की स्थायी सदस्य की बात होती है तो सबसे अधिक चर्चा चीन की होती है। विशेषज्ञ मानते हैं कि चीन नहीं चाहता कि एशिया में भारत उसके बराबर या उसके प्रभावशाली बने। सीमा विवाद, हिंद महासागर में बढ़ती प्रतिस्पर्धा, एशिया में नेतृत्व की होड़, इन सभी कारणों से चीन भारत को स्थायी सदस्य देने के मामले में पूरी तरह खुल के समर्थन नहीं देता है। यही वजह है कि यूएनएससी सुधार की हर चर्चा राजनीति में उलझ जाती है। दुनिया समझती है कि भारत एक मजबूत दावेदार है, लेकिन वैश्विक राजनीति की केवल योग्यता से नहीं बल्कि शक्ति संतुलन से भी चलता है। अब तक आपने समझा कि वीटो पावर कितनी शक्तिशाली होती है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इस शक्ति का हमेशा से सही इस्तेमाल हुआ है? जवाब है नहीं। यही कारण है कि आज दुनिया में सबसे ज्यादा आलोचना भी इसी अधिकार की होती है। कई बार ऐसा हुआ है कि दुनिया के अधिकांश देश किसी प्रस्ताव के पक्ष में थे, लेकिन एक स्थायी सदस्य ने वीटो लगा दिया और पूरा प्रस्ताव रुक गया। यही यानी करोड़ों लोगों को प्रभावित करने वाला फैसला सिर्फ एक देश की इच्छा पर अटक गया। आलोचना का कहना है कि इसमें संयुक्त राष्ट्र की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठते हैं। अगर किसी बड़े देश के हित प्रभावशाली होते हैं तो वीटो का इस्तेमाल कर सकता है। ये वजह है कि कई बार लोग कहते हैं यूएनएसए में कानून से ज्यादा ताकत राजनीति की चलती है। कल्पना कीजिए अगर भारत को भी स्थायी सदस्य और वीटो पावर मिल जाए तो क्या होगा? सबसे पहले भारत की वैश्विक कूटनीतिक ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। दुनिया के बड़े फैसलों में भारत की भूमिका निर्णायक हो जाएगी। आतंकवाद, समुद्री सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, ऊर्जा, हिंद प्रशांत क्षेत्र और विकासशील देशों के मुद्दों पर भारत अब अधिक प्रभावी आवाज बन सकेगा। इसके अलावा भारत एशिया, अफ्रीका और ग्लोबल साउथ के कई देशों की चिंताओं को सीधे वैश्विक मंच पर रख सकेगा, लेकिन इसके साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ेगी। हर बड़े अंतर्राष्ट्रीय संकट में भारत से स्पष्ट और संतुलित रूप की अपेक्षा की जाएगी। क्या सिर्फ भारत की स्थायी सदस्य बनना चाहता है? नहीं, भारत अकेला देश नहीं, जापान, जर्मनी, ब्राजील और कई अफ्रीकी देश भी वर्षों से यूएनएससी में सुधार की मांग कर रहे हैं। दुनिया का तर्क है कि 1945 की शक्ति संरचना अब 21वीं सदी का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। आज एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका की आबादी और आर्थिक महत्व बहुत बढ़ चुका है, फिर भी निर्णय लेने के लिए सबसे बड़ी संस्था में उसका प्रतिनिधित्व सीमित है। इसलिए वर्षों से कहा जाता है कि यूएनएससी को अधिक लोकतांत्रिक और संतुलित बनाया जाए। अगर सुधार करना इतना जरूरी है तो क्यों नहीं हो रहा? यह सबसे कठिन सवाल है। यूएनएससी में बदलाव करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में संशोधन करना पड़ता है और विडंबना यह है कि इस प्रक्रिया में उन्हीं 5 स्थायी सदस्यों की सहमति आवश्यक होती है जिनकी विशेष स्थिति पर सवाल उठ रहे हैं, यानी जिनके अधिकार कम हो सकते हैं, उनकी मंजूरी भी चाहिए। यही कारण है कि सुधार की चर्चा दशकों से चल रही है, लेकिन ठोस बदलाव अभी तक नहीं हो पाया। आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। उसकी तकनीकी क्षमता बढ़ रही है, रक्षा शक्ति मजबूत हो रही है, अंतरिक्ष से लेकर डिजिटल तकनीक तक भारत लगातार कई नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। इसी कारण दुनिया के कई देश मानते हैं कि भारत को वैश्विक निर्णय प्रक्रियाओं में अधिक बड़ी भूमिका मिलनी चाहिए, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति केवल क्षमता से नहीं बल्कि हितों, गठबंधनों और शक्ति संतुलन से भी चलती है। यही वजह है कि भारत की यह राह आसान नहीं है। फिर भी भारत अचानक लगातार कूटनीतिक प्रयास कर रहा है और दुनिया से अधिक देशों का समर्थन जुटा रहा है। यह एक लंबी प्रक्रिया है, लेकिन आने वाले वर्षों में यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा बना रहा सकता है। देखो दोस्तों, यूएनएससी केवल एक परिषद नहीं है, यह वह जगह है जहां कई बार युद्ध और शांति के बीच का फैसला होता है, जहां एक हस्ताक्षर इतिहास बदल सकता है, जहां एक वीटो पूरी दुनिया की दिशा बदल सकता है। और शायद इसी कारण भारत की स्थायी सदस्यता सिर्फ भारत का मुद्दा नहीं बल्कि बदलती हुई विश्व व्यवस्था का भी सवाल है। अब फैसला भविष्य करेगा। क्या दुनिया 1945 के नियमों पर चलती रहेगी या 21वीं सदी की नई वास्तविकताओं को स्वीकार करेगी? अगर ये सब चीजें चलती रहेगी तो फिर भारत को और उसमें मजबूती से आगे पकड़ बनानी पड़ेगी।
मैं सिर्फ लास्ट में सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ताकत केवल हथियारों से नहीं आती बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता से आती है। और दुनिया की राजनीति में वही देश आगे बढ़ते हैं जो समय के साथ खुद को बदलना जानते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।